तमाम सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। अंजुमन फरोग साइंस ग्रुप में आप सब सामीन का खैर मकदम है। अंजुमन ने माजी में कई प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए हैं। आज हमारे लिए बहुत अहम मौका है क्योंकि ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर यूनेस्को का है, जो आलमी यौम रोशनी के नाम से 16 मई को मनाया जाता है। मेरी गुजारिश पर 14 अक्टूबर को ये प्रोग्राम रखा गया क्योंकि 14 अक्टूबर को आलमी यौम बीनाई भी मनाया जाता है। डॉक्टर जाहिद हुसैन खान साहब हिंदुस्तान में यूनेस्को के इस प्रोग्राम के लिए नुमाइंदा हैं और जो नोडल ऑफिसर कहा जाए वो हैं हिंदुस्तान के लिए। क्योंकि आज एतवार है और पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को सुना जाएगा और फुर्सत का दिन होता है, इसलिए इसे आज यानी 17 अक्टूबर के लिए इजाज़त देनी पड़ी, जिसे यूनेस्को ने कबूल किया। हमारे ग्रुप के लिए ये बात मज़ीद खुशाइंद है कि इत्तेफाक से आज सारे आलम में सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश मनाई जाती है। ये सारा प्रोग्राम सर सैयद अलैहिर्रहमा को खराज अकीदत की हैसियत भी रखता है। सर सैयद अवाम में तालीम, बिलखुसूस साइंसी शऊर और साइंसी फ़हम व इदराक के अलमबरदार थे। इससे पहले के प्रोफेसर जाहिद हुसैन खान साहब को उनके लेक्चर के लिए दावत दूं, चंद मालूमात आलमी यौम बीनाई की निस्बत से अर्ज करना चाहता हूँ। आलमी यौम बीनाई पूरी दुनिया में IAPB यानी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के ईमा पर बनाया जाता है, जो ग्लोबल आई हेल्थ के लिए काम करती रही। इसी तरह बैनुल अक़वामी यौम रोशनी हर साल 16 मई को सबसे पहले लेज़र के कामयाब इस्तेमाल के दिन की याद में मनाया जाता है। मैं इंशाअल्लाह प्रोफेसर जाहिद हुसैन खान साहब के बाद लेज़र के तिब्बी इस्तेमाल पर चंद मालूमात फराहम कराऊंगा इंशाअल्लाह। अब गुजारिश है प्रोफेसर जाहिद साहब से कि वो सामीन के लिए अपनी गुफ्तगू शुरू करें। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये खुशी की बात है कि आज हम लोग बैनुल अक़वामी यौम रोशनी और यौम बसारत का प्रोग्राम जो है यूनेस्को के तहत मना रहे हैं। हर साल यूनेस्को जो है 2018 से इस तरह के प्रोग्राम करता रहा है। उससे पहले 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट यानी बैनुल अक़वामी साल रोशनी की इब्तिदा हुई थी और वो इतनी सक्सेसफुल रही। यूनेस्को के मुताबिक अभी तक जितने भी बैनुल अक़वामी प्रोग्राम हुए हैं, बैनुल अक़वामी सालाना प्रोग्राम हुए हैं, इतना कामयाब प्रोग्राम कोई और नहीं रहा। इसीलिए सन 2017 में यूनेस्को ने ये तय किया कि हर साल 16 मई को बैनुल अक़वामी यौम रोशनी मनाया जाए और तब से मुस्तकिल ये मनाया जा रहा है। मैं 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने जो काम सुपुर्द किया था यूनेस्को को, और उसने मुझे हिंदुस्तान के लिए एक नेशनल नोट बनाया था। एक और साहब थे और एक मैं था, दो नेशनल नोट थे इंडिया की तरफ से। और उसके बाद 2018 से जब से ये हर साल मनाया जा रहा है, तब से भी मैं इंडिया की तरफ से नेशनल नोट हूँ। एक या दो लोग और भी हैं। पूरी दुनिया में 100 के करीब नेशनल नोट हैं, जितने भी ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। उस प्रेजेंटेशन का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को रोशनी की अहमियत मालूम हो। 2015 से 2021 तक जिस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं,
यूनेस्को में या और जगहों पे, उसका एक मैं मुख्तसर उसके बारे में बताऊंगा। साइंस उसमें कम होगी और साइंस की तारीख ज़्यादा होगी, इसलिए मतलब आसान होगा उसको करना, क्योंकि हम रोशनी की तारीख के बारे में नहीं बोलने जा रहे हैं, बल्कि उसकी तारीख, ये बैनुल अक़वामी यौम रोशनी और बैनुल अक़वामी साल रोशनी से मुताल्लिक़ ही ज़्यादा बात करेंगे इसमें, और इसके क्या फ़वाइद हैं वो भी बीच बीच में बताते रहेंगे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लोग इसको मतलब गौर से सुनेंगे। अगर कोई क्वेश्चन तो मैं बाद में जवाब दे सकूंगा। इसका टाइटल मैंने रखा है सेलिब्रेटिंग लाइट। ये प्रोग्राम शुरू में हमने अंग्रेजी में बनाया था और इसका उर्दू ट्रांसलेशन ने जश्न और रोशनी रखा, 7 साल का सफर 2015 से 2021 तक का। अंग्रेजी में इसका टाइटल आप देख रहे हैं, सेलिब्रेटिंग लाइट जर्नी ऑफ 7 years 2015 टू 2021। इस बीच में काफी स्लाइड शेयर कर लिए, स्लाइड नहीं आ रही। अच्छा, स्लाइड नहीं आ रही है, एक मिनट शेयर कर लीजिए। एक मिनट मैं कर रहा हूँ, जरा सा बुला रहा हूँ। इसमें कुछ स्लाइड शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो बहरहाल बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं बताता हूँ कि जो बात इसमें स्लाइड में है उसको मैं पहले बताता हूँ, इसी बीच में शेयर भी हो जाएगा। स्लाइड को शेयर करना है। तो 2015 जो है, सबसे पहले तो ये 4 मुल्कों ने एक प्रपोजल रखा था यूनेस्को में कि किस तरीके से हम जो है, एक मिनट, हाँ हो गया, ठीक है। जी 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 जी। इसके 2 पार्ट होंगे, एक तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट 2015 का और जो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट उसके बाद से शुरू हुआ, इन दोनों के बारे में हम मुख्तसरन बताएंगे। इसमें कुछ हम अपने तजर्बे भी बताएंगे कि जो हम एसोसिएटेड रहे बहुत से इवेंट्स में, और ये भी बताएंगे कि क्यों यूनेस्को ने ये सब शुरू किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोशनी कितनी इम्पोर्टेंट है। रोशनी सब लोग देखते हैं, और लेकिन मतलब हर आदमी उसकी अहमियत को नहीं समझता है। सबसे पहले तो यही है कि रोशनी जो है के बगैर जिंदगी नहीं है दुनिया में। दूसरे, लाइट टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी में काफ़ी मतलब उसके इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मेडिसिन में, कम्युनिकेशंस में, एंटरटेनमेंट और कल्चर में। बहुत सी इंडस्ट्रीज आजकल जो है लाइट के ऊपर, मतलब उसमें लाइट का बहुत बड़ा दखल है और उससे वो इकोनॉमिक ड्राइवर का काम करती है। और लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो है अगर ना हो तो ना तो सोलर पैनल होंगे, ना एलईडी लाइट होगी, ना कंप्यूटर मॉनिटर्स होंगे, ना टेलीफोन स्क्रीन होंगे, ना कैमरे होंगे, ना प्रोजेक्टर होंगे, ना एक्सरे मशीन्स होंगी, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। एंड एक मिनट, ये इसमें शेयरिंग, एक मिनट, इसमें फिर प्रॉब्लम आ रही है शेयरिंग की। मैं इसको एक मिनट देखता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। एक मिनट, एक एरो बना आ रहा होगा जाहिद साहब। हाँ देख रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके लेफ्ट साइड में एकदम नीचे 2 एरोज बने आ रहे होंगे, हाँ, लेफ्ट और राइट के। हाँ हाँ, आप राइट दबाएंगे तो वो अगली स्लाइड पे चला जाएगा। ये हो गया, ठीक है। तो एक तो न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसर कमिंग ऑन द मार्केट ऑल द टाइम, गिविंग बेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, reliable healthcare, better ways of saving energy and new forms of entertainment. उसके अलावा जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त एनर्जी में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में और हेल्थ केयर में। ये सब जो है चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जो कि लाइट के बगैर नहीं हो सकती हैं।
सबसे पहले इसकी इब्तिदा कैसे हुई? 2009 में एक मीटिंग हो रही थी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स की यूएसए में, जिसमें जॉन डडले जो कि यूरोपियन फिजिकल सोसाइटी को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि क्यों ना हम कोई बड़ी चीज करें, क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस वगैरह तो करते रहते हैं, हमको कोई बड़ी चीज करनी चाहिए। और उन्होंने ये आइडिया दिया कि क्यों ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट मनाया जाए। ये प्रपोजल जो है वो इसको ICQU को बहुत अच्छा लगा और वहीं से स्टार्ट हुआ इसका कि फर्दर क्या करना चाहिए। छोटे मतलब कंट्रीज ने, सिवाय रशियन फेडरेशन के, घाना, मेक्सिको, रशियन फेडरेशन, न्यूजीलैंड ने एक प्रपोजल रखा यूनेस्को के ने कि 2015 में हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट मनाएं, जो कि फाइनली जो है पहले यूनेस्को ने अप्रूव किया और उसके बाद जो है उसको यूनाइटेड नेशंस ने अपनी जनरल असेंबली में उसको अप्रूव कर लिया। अच्छा, ये 2015 में मनाने की वजह क्या थी कि हाँ, 2015 में मनाने की वजह बताता हूँ मैं। वो ये थी कि अब से तकरीबन 1000 साल पहले इब्न अल हैसम, जो कि इराक में, मौजूदा इराक में पैदा हुए थे, और वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। मतलब उनका लेवल ये इस तरह समझा जा सकता है कि ये न्यूटन और आर्किमिडीज के बीच में 2000 साल का फासला है तकरीबन। उस बीच में एक ही उस स्टेजर का साइंटिस्ट था और वो इब्न अल हैसम था। इसीलिए 2015, 1000 साल पहले से जो काम किया था उन्होंने, वहां से इब्तिदा होती है रोशनी पे काम करने की, रोशनी के साइंस को समझने की। इसका मकसद क्या है IYL 2015 का? इसका मकसद यह है कि सिटीजन्स को, ऑफ द वर्ल्ड को, तमाम लोगों को लाइट की इम्पोर्टेंस बताई जाए, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज उनकी जिंदगी में किस तरह सुधार लाते हैं, किस तरह इस्तेमाल होते हैं, ताकि फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी हो सके। इसके लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए ये हुआ कि इस तरह के बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, और उन इवेंट्स में ऑर्गेनाइज करने में ये फायदा होगा कि इसमें उसमें ये होगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा 1000 साल से लेकर और अब तक जो भी डेवलपमेंट लाइट में हुए हैं उनका इल्म होगा और वो लोग आगे काम कर सकेंगे। और उसका एक स्पेशल अटेंशन ये दिया गया इसके लिए कि 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यूनाइटेड नेशंस का, क़ौम मुत्तहिदा का, उसमें एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की तालीम, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इनोवेशन एंड लोकल बेनिफिट, जेंडर क्वालिटी इन साइंस, उसको प्रमोट करना, यानी बॉयज एंड गर्ल्स की एजुकेशन को आगे बढ़ाना साइंसेस में, और क्लाइमेट चेंज और उससे मुताल्लिक पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना। और ये भी उसमें ज़रूरी था कि सोलर बेस्ड एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट LED लाइटिंग के बारे में भी लोगों को आगाह किया जाए, क्योंकि जो मौजूदा, मतलब पहले जो लाइट्स इस्तेमाल की जाती थी, पहले तो मरकरी, उसमें वो ट्यूब लाइट्स में जैसे मरकरी होती थी जो कि बहुत खतरनाक थी। उसके बाद भी जो है दूसरी भी जो लाइट्स थी वो भी जो है पॉल्यूशन फ्री नहीं थी। जब खराब हो जाता था तो वो डिस्ट्रॉय किया जाता था और वो पॉल्यूशन फ्री नहीं थी। तो LED लाइटिंग का सोल्यूशन जो है वो इनकरेज किया गया कि सोलर एनर्जी बेस्ड वो एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंट LEDs का इस्तेमाल किया जाए लाइटिंग के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट का लोगो डिसाइड करने के लिए ये तमाम पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो बहुत अहम है, और वो यूनाइटेड नेशंस के 2030 के एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उससे, उसके
तकरीबन 8 पॉइंट्स कवर करते हैं। ये 17 पॉइंट का एजेंडा है, उसमें से 8 जो है कलर्स इसमें शामिल हैं इसके इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के उसमें। तो इस तरह इसका ये लोगो तैयार किया गया, ये समझ के। यूनेस्को ने इसकी ओपनिंग सेरेमनी सबसे पहले 19 और 20 जनवरी को पेरिस में हुई। 2000 यहाँ पे 2015 होना चाहिए, 5 गायब हो गया है। और ये यूनेस्को के फोंटेनाय बिल्डिंग है जहाँ पे इसका ओपनिंग सेरेमनी हुआ। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट, टॉप के साइंटिस्ट भी आए थे, स्टूडेंट्स लेके प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी शामिल थे, इंजीनियर्स शामिल थे और स्टूडेंट्स भी शामिल थे। ये प्रोफेसर जॉन डडले हैं जो उसके फर्स्ट चेयरमैन सिलेक्ट हुए, जिन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था इसका। खास बात यह है कि 4 नोबेल लॉरिएट्स ने ओपनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया 2 दिन में। सबसे पहले अहमद ज़वेल जो इजिप्शियन बॉर्न साइंटिस्ट थे, अभी इनका कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। ये इनको केमिस्ट्री में 1999 का अकेले नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने फेम्टो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज हासिल किया था। फेम्टो केमिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि बहुत से केमिकल रिएक्शन जो है जो बहुत फास्ट होते हैं, मतलब एक्सट्रीमली फास्ट, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 सेकेंड, इतने फास्ट रिएक्शंस के ऊपर इन्होंने काम किया और एक ऐसा लेजर बनाया जिससे उनकी स्टडी हो सकती है। तो इन्होंने जो लेक्चर वहां दिया था उसका टाइटल था लाइट एंड लाइफ। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट जो उसमें आए ओपनिंग सेरेमनी में, वो स्टीवन च्यू थे, को विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1997। इन्होंने लेक्चर दिया एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज पे। इनका फील्ड जो था ये क्रिएटिंग लो टेम्परेचर क्रिएट करना लेजर के जरिए, यानी नैनो केल्विन के रेंज का टेम्परेचर इन्होंने पहली दफा एक और साइंटिस्ट के साथ किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला दोनों को। दूसरे साइंटिस्ट का नाम है जो उसमें शामिल थे, वो विलियम डी फिलिप्स हैं। ये को विनर थे इस नोबेल प्राइज 1997 के, और इनका टाइटल था उसमें लेक्चर आइंस्टाइन टाइम एंड लाइट। चौथे साइंटिस्ट सर्ज हरोश थे, जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला लाइट एंड क्वांटम के ऊपर। ये फ्रांसीसी साइंसदान हैं। तो ये 4 साइंसदान उसमें ओपनिंग सेरेमनी में शामिल थे। और अब हम इसमें कुछ आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे। एक तो 1001 इन्वेंशंस जो कि एनजीओ है, और उसके सरबराह जो है, जो जिन्होंने ये शुरू किया था, वो यूके बेस्ड हैं। ये वैसे तो इंजीनियर थे, लेकिन बाद में उन्होंने पीएचडी जो की, इनके सुपरवाइजर ने कहा कि क्यों ना आप ऐसी फील्ड को सिलेक्ट करें जिससे मतलब पूरी दुनिया को फायदा हो सके, और खासतौर से मुस्लिम्स ने या अरब वर्ल्ड ने जो काम किया है साइंस और टेक्नोलॉजी को, साइंस के ऊपर, वो आप आगे लाइए। तो वहीं से वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई थी 1001 इन्वेंशन ने, और भी बहुत सारी एग्जीबिशन थी। वहाँ से मैंने एक फोटोग्राफ लिया था। ये 13th सेंचुरी टर्किश इंजीनियर थे अल-जज़ारी। इन्होंने एलिफेंट क्लॉक बनाया था एक, जहाँ दुनिया भर में उन्होंने चीज़ें इकट्ठा की और उसकी मदद से फिर उन्होंने एक मैकेनिकल क्लॉक बनाया था, और ये बहुत फेमस क्लॉक है। उसी क्लॉक मैं जब देख रहा था तो हमारी मुलाकात उससे पहले जो है, ये प्रोफेसर अज़ीज़ुद्दीन बूदरीवा जो है, ये इंटरनेशनल जो वो थी, एक कमिटी थी इब्न अल-हैसम की, ये उसके कोऑर्डिनेटर थे। ये भी जो है उसके साथ काम कर रही थी यूनेस्को के साथ, और इन्होंने इनकी कमिटी में मैं भी एक मेंबर था, जो इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप था यूनेस्को का, हम इब्न अल-हैसम। तो
वहीं पे इनसे मुलाकात हुई और फिर ये पहले ही तय हो चुका था कि एक और मीटिंग, जैसे मीटिंग ये ख़त्म होती है यूनेस्को की, तो इब्न अल हैसम इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप की एक और मीटिंग, फिजिकल मीटिंग करेंगे। इससे पहले इंडिया से हमने वर्चुअल एक मीटिंग के साथ ये 2014 के आखिर में की थी। ये जो है एक लाइट जनरेटेड वर्क ऑफ आर्ट है, क्योंकि आप देखते हैं ये सिस्को मोरक्को की तरफ से ये था, इस पर अस्सलाम लिखा हुआ है। तो ये लाइट से क्रिएट किया गया है ये आर्ट। एक 3 डायमेंशनल, इसी तरह एक गिलास कंटेनर के अंदर 3 डायमेंशनल लाइट का जो है ये दिखाया गया है, कैसे आर्ट वर्क जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब बहुत से थे, मैंने एग्जिबिट, उनमें से कुछ अच्छे लगे तो मैंने फोटोग्राफ ले लिए। एक और ये भी है एग्जिबिट जो वहीं पे दिखाए गए थे यूनेस्को के उसमें। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी इसकी मेरिडा सिटी मेक्सिको में हुई 4 से 6 फरवरी तक, और वहाँ भी जो है सबसे ज़्यादा जोर इब्न अल हैसम पे हुआ। क्योंकि एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से लोग कभी कभी समझते हैं कि 2015 इसलिए वो किया गया था कि 1000 साल पहले इब्न अल हैसम जो है उन्होंने सबसे पहले काम किया था, और उनकी वजह से यूनेस्को ने कहा था। एक साहब को मैंने तकरीर में सुना था कभी हिंदुस्तान में, लेकिन बात ये नहीं है। जब ये डिसाइड हो रहा था कि ये किया जाए, तो उसमें जैसा कि आपको मालूम है छोटे छोटे मुल्कों ने, और रशियन एक और मतलब इम्पोर्टेंट कंट्री रशिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, प्रपोजल दिया था। उसमें कोई अमेरिका और कोई जर्मनी और फ्रांस, ये सब, इंग्लैंड, ये लोग ये कंट्री शामिल नहीं थे, बल्कि घाना और ये इस तरह के कंट्री शामिल थे। और तो इसके लिए क्या है, जो सऊदी अरब के एम्बेसडर थे, उन्होंने अपनी स्पीच में जो कहा था वो मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत यूनेस्को को ये कहा कि आपको इब्न अल हैसम का इसमें जो है प्रोमिनेंट मकाम रखना होगा, अदरवाइज जो है हम इसको मतलब सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह के इब्न अल हैसम के ऊपर जो है और भी सपोर्ट मिली यूरोप से, और इब्न अल हैसम जो है बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हो गए इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट में। और मेक्सिको में जो प्रोग्राम हुआ वहाँ भी इब्न अल हैसम छाए रहे। हालांकि इब्न अल हैसम के साथ और भी बहुत से एनिवर्सरीज हैं 2015 से रिलेटेड, जो कि हम बताएं, लिस्ट में अभी दिखाएंगे, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लोजिंग सेरेमनी में भी 2 नोबेल लॉरिएट्स थे। जॉन सी मेदर नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इनको मिला था, ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। और एक शूजी नकामुरा, इनको 2014 को नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था, लाइट एमिटिंग डायोड, ब्लू लाइट एमिटिंग डायोड बनाने के लिए। आपको शायद पता हो बहुत लोगों को कि शूजी नकामुरा पहले जापान में एक कंपनी में काम कर रहे थे, और उस कंपनी ने कहा नहीं, इस पे खर्च आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, इसलिए इस प्रोजेक्ट को जो है उन्होंने बंद कर दिया, और इनको जो है एक तरीके से वहाँ से हटा दिया। ये यूएसए चले गए, अपनी रिसर्च को जारी रखा, और इस तरह जो आखिर में एक एलईडी, ब्लू एलईडी बनाने पे इनको फाइनली जो है नोबेल प्राइज मिला। इनके साथ 2 और साइंटिस्ट को मिला नोबेल प्राइज। एक इम्पॉर्टेंट अहम प्रोग्राम जो है 14 से 15 सितंबर 2015 को यूनेस्को में हुआ, इस्लामिक गोल्डन एज ऑफ साइंस फॉर टुडेज नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इब्न अल हैसम एन एग्जाम्पल। ये जो है यूनेस्को और उस इब्न अल हैसम इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप के कोलैबोरेशन में हुआ, और ये भी बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल भी उसमें आए, और ये डिसाइड हुआ कि इब्न अल हैसम इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप जो है, चूंकि इस साल 2015 के आखिर में ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना एक सोसाइटी इब्न अल हैसम से रिलेटेड बनाई जाए। और 2016 में एक इब्न अल हैसम इंटरनेशनल सोसाइटी बनाई गई, जो कि पेरिस में रजिस्टर्ड है, और उसका नाम रखा गया लीजा, लाइट हिस्ट्री साइंस एंड साइंस, लीजा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से कॉन्फ्रेंस थी यूनेस्को की। हम कुछ फोटोग्राफ
आपको दिखाएंगे इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्लाइट 2015 से रिलेटेड कुछ इवेंट्स तो ऐसे हैं, ज़्यादातर इवेंट्स ऐसे हैं इसमें जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, लेकिन एक ग्लिम्स में दिखाना चाहूँगा। ये हमारे इब्न अल हैसम इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है, जस्ट 19 और 20 जनवरी को यूनेस्को का प्रोग्राम हुआ और 21 जनवरी को ये इब्न अल हैसम इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप का यूनेस्को की दूसरी बिल्डिंग में प्रोग्राम हुआ, जिसमें ये उसके कोऑर्डिनेटर है अजीजुद्दीन बुधरीवा, जो कि पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और ये तमाम लोग जो है डिफरेंट कंट्रीज के हैं जिसमें पार्टिसिपेट किया। ये आप पोर्ट्रेट जो इब्न अल हैसम का देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट मैंने जो है एक बहुत अच्छे जो हमारे यहाँ डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट थे जामिया मिल्लिया में, उनसे बनाया था, क्योंकि मुझे ये हमारे एक स्टूडेंट ने, इराकी स्टूडेंट ने हमको एक करेंसी नोट दिया था जिसमें इब्न अल हैसम का वो पोर्ट्रेट बना हुआ था। वो पोर्ट्रेट में मुझे मतलब लगा कि कोई जान ज़्यादा नहीं है, तो मैंने उन्हीं को दिया कि एक इसी को देख के एक पोर्ट्रेट अच्छा बना दें ताकि वो वर्किंग ग्रुप के पास रहे। तो ये वही पोर्ट्रेट जो यूनेस्को ने अडॉप्ट कर लिया, और यूनेस्को जो है अब उसी को हमेशा यूज करती है अपने उसमें फाइनल रिपोर्ट में भी इसी पोर्ट्रेट को यूज किया, और इस तरीके से ये मतलब वर्किंग ग्रुप की प्रॉपर्टी हो गई। उसी के जस्ट बाद जो है वहाँ अप्रैल 2015 में, जनवरी के बाद एक सऊदी अरब में अल-जौफ यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हुई एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड ऑप्टिकल फिजिक्स की, जिसमें हम लोग शामिल थे, और उसमें भी जो है एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें प्रोफेसर अजीजुद्दीन बुधरीवा ने एक पूरा लेजर का सिस्टम इनको गिफ्ट किया पेरिस से इस यूनिवर्सिटी को। ये जो है 9 अक्टूबर 2015 को जर्मन फिजिकल सोसाइटी ने एक हाफ डे का प्रोग्राम किया था, जिसमें कुछ लोगों को, मतलब बहुत लिमिटेड लोगों को इनवाइट किया था। मेरा ख्याल है 5 कंट्रीज के लोग थे, और वहाँ पे उनको बर्लिन फेस्टिवल ऑफ लाइट को भी इनाग्रेट करना था, कुछ लेक्चर्स वगैरह। वो जानना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट कैसे मनाया जा रहा है, क्या खास बात है। तो बेस्ट एक्सचेंज प्रैक्टिस, यानी ताकि एक दूसरे से लोग मतलब लर्न कर सकें किस तरह का प्रोग्राम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये वहाँ का बहुत फेमस मैग्नस हाउस बर्लिन है, जहाँ पे ये फोटोग्राफ लिया गया है, और ये बहुत इनके मुताबिक इन लोगों पे ये बहुत ही अच्छा, मतलब जितने भी फोटोग्राफ आमतौर से लिए जाते हैं ग्रुप वाले, वो वहीं पे लोग लेते हैं। ये जो है ये फोटोग्राफ है पूरे वहाँ ग्रुप का, ये जर्मन ग्रुप है। ये प्रोफेसर डॉक्टर अंद्रियास बुखलाइटर हैं, और ये प्रोफेसर अर्नल्फ कॉन्ट हैं, दोनों जर्मन हैं। ये मिडिल में जो लेडी हैं, ये जर्मन फिजिकल सोसाइटी की चेयरमैन भी थी, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट की जर्मनी की रिप्रेजेंटेटिव थी। नोडल पॉइंट यही थी उस वक्त। तो वहाँ पे इनाग्रेशन के लिए उन्हीं को बुलाया गया था। एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने जहाँ तक देखा कि यूरोप बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट सेलिब्रेट कर रहा था, कि उन्होंने पूरा जो है किसी एक ग्रुप को दे दिया था, और वही जो पूरे मुल्क से कलेक्ट करता था। उन्होंने जितने भी प्रोग्राम हो रहे थे उनके थ्रू हो रहे थे, और वही फंडिंग भी प्रोवाइड कर रहा था। हिंदुस्तान में आपको बताऊं फर्क क्या है कि हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पे कभी भी ये प्रोग्राम नहीं मनाया गया। ये प्रोग्राम जब भी मनाया गया तो इंडिविजुअल लोगों ने मनाया। ये मतलब समझ लीजिए कि लोगों ने खुद पैसा इकट्ठा किया, चाहे अपने इंटरनल रिसोर्सेज या कहीं और से। इस तरीके से ये प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन जर्मनी वगैरह में या पूरे यूरोप में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने सेंट्रलाइज करके बहुत अच्छे तरीके से मनाया। ये वहाँ का ब्रांडेनबुर्ग गेट है, जो कि
जिस पे वो बर्लिन फेस्टिवल ऑफ लाइट के मौके पे इसको इल्यूमिनेट किया गया था, और तरह तरह के मतलब पिक्चर्स इसके थे, उसमें से एक ये है। अब हम आते हैं कि 2015 को क्यों चूज किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के लिए, बैनुल अक़वामी साल रोशनी के लिए, और क्यों किया गया था। 1000 साल पहले, अब से 1000 साल पहले इब्न अल हैसम, बहुत से लोगों को मालूम ही होगा कि इनकी एक किताब थी जिसको कहते हैं किताब अल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक, जो कि सबसे मशहूर थी। वैसे तो इन्होंने 95 किताबें लिखी थी, जिसमें से तकरीबन 50 से कुछ किताबें ज़्यादा जो है अवेलेबल हैं अभी, लेकिन और वो सब ज़ाय हो गई। ये उसका लैटिन ट्रांसलेशन है, जो कि अल हाज़िनी, ये लैटिन नाम इनका जो है बेसिकली है, और ये जो है उस जो लैटिन ट्रांसलेशन है उसका कवर पेज है। तो इनके बारे में तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इब्न अल हैसम के नाम से वाकिफियत है। लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ नए लोग हों तो उनके लिए फ़ायदा ही हो सकता है कि ये बताने में कि सबसे बड़ा, मतलब इन्होंने 2-3 काम बहुत ही बड़े किए। मिसाल के तौर पे सबसे पहले इन्होंने ही पुरानी थेरीज को रिजेक्ट किया कि हम देखते कैसे हैं। विजन के लिए जो है, जो इन्होंने थेरी दी, वही सब लोग मानते हैं, वही मानी जा रही है। जब कोई हम देखते किसी चीज को ऐसे हैं कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों में आती है, तो हम उसको देखते हैं। फिर वो हमारे ब्रेन में वो लाइट जाती है, ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, और फिर फाइनली देखते हैं। क्योंकि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए इमेज हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन हमेशा उसको सीधा कर लेता है। तो ये ब्रेन का जो इसमें इस्तेमाल, ब्रेन की बात जो आ जाती है, इसकी वजह से इनको कहा जाता है कि ये अप्लाइड साइकोलॉजी के भी फादर हैं। ये सिर्फ ऑप्टिक्स के फादर नहीं हैं, बट ही इज आल्सो फादर ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ब्रेन को भी उसमें शामिल किया। कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें, इसके अलावा भी, जैसे चाँद जो है निकलते वक्त बहुत बड़े साइज का दिखाई पड़ता है। साइज ऑफ द मून के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया, और उन्होंने बताया कि ये जो है रिफ्रैक्शन के फिनोमेना से नहीं होता है। बहुत से लोग समझते थे कि रिफ्रैक्शन की वजह से चांद बड़ा दिखाई देता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है हमारे, चूंकि जब चांद निकलता है तो बहुत से रास्ते में पेड़ पौधे मकानात ये वो होते हैं, तो ऐसा लगता है कि चांद बहुत करीब हमसे आ गया है। जब चांद ऊपर होता है तो रास्ते में कोई चीज नहीं होती, तो हमको ये लगता है चांद बहुत दूर है। तो उन्होंने यहाँ पे साइकोलॉजी, दिमाग उसको बेसिकली जो है उसको, उसमें साइकोलॉजी का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए अप्लाइड साइकोलॉजी का फादर भी इनको माना जाता है, इब्न अल हैसम को। और ये भी सभी, इनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है इनके बारे में। ये जो 1001 इन्वेंशन जो है, जो कि एक एनजीओ है, ये यूनेस्को के साथ एसोसिएटेड रहा है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट बनाने में। और उसके जो मेन पर्सन है अल हस्सानी, ये जो कि यूके में सेटल्ड हैं, उन्होंने काफ़ी बहुत से इन्होंने उसके एग्जीबिशंस बनाए किए हैं दुनिया भर में। हिंदुस्तान, उनसे बात हुई थी उस बार की हिंदुस्तान में भी कर सकते हैं कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि ट्राई तो हमने किया है करने के लिए, लेकिन कोई मतलब स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। तो ये कभी मतलब ये अच्छी चीज़ हो सकती है अगर स्पॉन्सर इसके मिल जाएं, तो वो हिंदुस्तान में भी करने को तैयार हैं। उनके बेटे जो है अहमद सलीम, उन्होंने एक 1001 इन्वेंशन एंड द वर्ल्ड ऑफ इब्न अल हैसम पे 1.25 मिनट का एक प्रोग्राम, वो एक वीडियो बनाया है। और ये वीडियो जो है वो एक मिनट, हाँ, इन्होंने एक वीडियो तैयार किया है जिसमें उमर शरीफ, जो कि बहुत फेमस इजिप्शियन एक्टर हैं, वो भी शामिल थे। और उसमें वायस खालिद अब्दुल्ला की है, म्यूजिक समी यूसुफ की है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियो है जो कि मतलब, और वीडियो का ट्रेलर है बेसिकली, इसमें दिखाया गया है, जो कि मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। एक मिनट। इसमें मेरा ख्याल है वो वीडियो दिखाना मुमकिन नहीं हो रहा। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, दूसरी एनिवर्सरीज भी जो कि 2015 में हुई, उनमें ये 5 एनिवर्सरीज भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। 1815 में फ्रेस्नेल ने जो थ्योरी दी, उसमें नोशन ऑफ लाइट एज वेव, कि लाइट को वेव तस्वुर करके उन्होंने जिसमें तस्वुर किया था, उसकी जो थ्योरी दी थी। उसके बाद 1865 में ये फ्रेस्नेल ने दी थी, मैक्सवेल ने 1865 में दी थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट प्रोपेगेशन कहलाती है। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसमें जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी, जिसमें लाइट और जो कॉस्मोलॉजी के थ्रू जो है जनरल रिलेटिविटी को उसमें शामिल किया गया था। और 1965 में ये 2 साइंटिस्ट हैं, आर्नो पेंजियस एंड रॉबर्ट विल्सन, जिन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिटेक्ट किया था। और 1965 में चार्ल्स काओ, जिन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन फाइबर्स फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं। खासतौर से पहले इन सब के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये लास्ट में ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ही की वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के मौके पे बहुत से आप देखिएगा कि दुनिया में लोगों ने कितनी सीरियसली लिया है। क्वीन लेटिसिया स्पेन की, उन्होंने स्पेनिश कमिटी ऑफ इंटरनेशनल लाइट को चेयर किया था। प्रिंस एंड्रू ड्यूक ऑफ न्यूयॉर्क ने, वो भी पैट्रन थे IYL के अपने मुल्क में। आयरलैंड के प्रेसिडेंट मिशेल हिगिंस, वो भी पैट्रन थे अपने मुल्क में। और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा होलांड, वो भी पैट्रन थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के। और प्रेसिडेंट महामा ऑफ घाना, इन्होंने एक मैसेज दिया था अफ्रीकन रीजनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन को, हार्नेसिंग ऑफ लाइट एंड लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट। तो कितने सीरियसली दुनिया ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट को लिया था, वो आपको इससे अंदाजा होगा। लेकिन बहुत से मुल्कों में जो है सीरियसनेस इतनी नहीं थी कि इसको मतलब बहुत सीरियसली नहीं लिया। अब हम इसके एंड में आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज 2015 में जो हुई 13,168 एक्टिविटीज हुई थी। 129 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका मैसेज जो है, इसको एक्सेस मिली थी 147 कंट्रीज में, और तकरीबन 100 मिलियन 10 लाख करोड़ 10 करोड़ लोगों ने दुनिया भर में इस प्रोग्राम को, ये जितनी भी एक्टिविटीज हुई थी, इवेंट्स हुए थे, उनको देखा था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना अहम इम्पोर्टेंट है ये। एक हमने उनकी जो फाइनल रिपोर्ट है यूनेस्को की इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के बाद, उससे इस पिक्चर को लिया है, जिसमें खुद मैंने उसमें उर्दू में कर दिया है। इससे आपको अंदाजा होगा कि मगरबी यूरोप और दीगर ममालिक जो है, ये सबसे आगे थे। उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आते हैं। फिर एशिया पैसिफिक, जिसमें हिंदुस्तान और इधर ये साउथ एशिया भी आता है और साउथ ईस्ट एशिया भी आता है। इधर एशिया पैसिफिक के कंट्रीज आते हैं। इन सबको इन्होंने, यूनेस्को ने एशिया पैसिफिक में शामिल किया है। उनका 15% है, मशरकी यूरोप में 7%, अफ्रीका में 5%। ये जो है पार्टिसिपेशन
के बारे में अंदाजा होता है। इससे किस तरह के प्रोग्राम किए गए पूरी दुनिया में, मल्टी डे साइंस कॉन्फ्रेंसेस जो कई दिन के कॉन्फ्रेंस 30% हुए, रोशनी के मौजू पे नुमाइश और त्योहार ये 25% हुए, एक दिन का कॉन्फ्रेंस और खुसूसी इवेंट ये 22% हुई, स्कूलों में सरगर्मियाँ ये 10% हुई, आर्ट और मौसीकी लाइट शोज ये 6% हुए, सिटीजन साइंस के सरगर्मियाँ यानी पब्लिक में साइंस को ले जाने के लिए वो 3% हुआ, और दीगर यानी रोशनी के मौजू पर मुकाबले और इवेंट्स लॉन्च करना, ओपन डेज उसके लिए करना, डाक टिकट करना, इसके लिए 4% पार्टिसिपेशन हुआ। अब उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द खत्म करूं, ये तो टाइम बहुत लग रहा है। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट जब ये हुआ कि बहुत कामयाब हो गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट, तो फिर यूनेस्को को काफ़ी कंट्रीज ने अप्रोच किया कि हमको इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाना चाहिए। खासतौर से घाना, मेक्सिको, न्यूजीलैंड और रशियन फेडरेशन ने, जो पहले भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट मनाया था, उन्होंने शुरू के लिए प्रपोजल दिया था, उन्होंने एक रेजोल्यूशन दिया जिसको 15 एडिशनल उसके कोई स्पॉन्सर थे उस रेजोल्यूशन के, जिनके नाम ये दिए हुए हैं। और फाइनली जो है यूनेस्को ने ये डिसाइड किया कि हम हर साल 16 मई को एक ये इवेंट दुनिया भर में इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का। और इसकी मेन वजह ये थी कि 16 मई 1960 को थियोडोर मेमन ने सबसे पहला लेजर बनाया था, ऑपरेट किया था या शो किया था ऑपरेट करके, और वो रूबी लेजर था, जो कि रूबी आप लोग जानते हैं, रूबी क्रिस्टल या रूबी की अंगूठियां आमतौर से बहुत यूज की जाती हैं, उसी का जो है क्रिस्टल यूज करके इन्होंने सॉलिड स्टेट लेजर बनाया था। ये 16 मई 1960 में था। इसके बाद ही दिसंबर में अली जवान ने सबसे पहला हीलियम नियॉन लेजर बनाया था दिसंबर 1960 में, लेकिन इन्होंने ये बहुत सक्सेसफुल हो गए। और इनसे पहले भी टाउन्स और शारो, 2 नोबेल लॉरियट्स बाद में हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की। टाउन्स को तो नोबेल प्राइज भी मिला था इस पे, क्योंकि आइडिया उन्होंने दिया था और 2 रशियंस ने दिया था, तो उन लोगों को 3 को नोबेल प्राइज मिला था 1964 का, 1964 का। लेकिन सबसे पहले लेजर के मूजिद जो है ये मेमन है। क्योंकि लेजर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। अच्छा, इसको भी मेरे ख्याल देखता हूँ कि ये डिस्प्ले कर सकते हैं कि नहीं। हाँ, ये हो गया। चलिए, ये लेजर के एप्लीकेशन जाहिद साहब ये वीडियो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ये अब हमारा जो है सिस्टम और आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। एक मिनट, वीडियो हमारा देखता हूँ कि वीडियो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वीडियो हमारा काम कर रहा है, देख पा रहे हैं मुझे? नहीं, वीडियो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। एक मिनट मैं वो करता हूँ, एक मिनट।
ये देखिए तो क्यों हो रहा है, क्या हुआ? इसको शेयर कीजिए पहले। ये तो स्टॉप शेयर हो हाँ गया। ठीक है, हो गया। ये स्टॉप शेयर हो गया। आपको शेयर स्क्रीन करना है? हाँ आपका वो कहाँ है? पीपीटी दिखाना है ना? हाँ आप पूछिए। ठीक है, अब इसको वीडियो को हम छोड़ते हैं। जी जी। 1 मिनट। हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें एक चीज मैं ये बता दूं कि यूनेस्को ने 16 मई को तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यूनेस्को ने ये फ्रीडम दे दी कि पूरे साल भर में आप जब भी कोई इवेंट करना चाहें इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का, आपको परमिशन है। यानी शुरू से लेके, अभी से शुरू जनवरी से लेके और दिसंबर तक कभी भी प्रोग्राम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उनके वेबसाइट पे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की वेबसाइट पे उसको पहले से रजिस्टर कर लें उस इवेंट को। और ये भी परमिशन दे दी उन्होंने परमिशन दे दी कि सिर्फ यही नहीं है कि कभी भी कर सकते हैं, बल्कि सब्जेक्ट भी आप वेरी कर सकते हैं। ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं। साइंस में आप एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, फोटोनिक्स, इन सब पे कर सकते हैं। लाइटिंग में डिजाइन, आर्किटेक्चर, सिटीज, एनर्जी, ये सब भी शामिल हैं। चूंकि यूनेस्को एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, तो आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये भी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट में कवर करता है। और डेवलपमेंट में एजुकेशन, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, लाइट पॉल्यूशन, ये तमाम, तो कि इन तमाम सब्जेक्ट्स में किसी में भी आदमी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है। यूनेस्को का लोगो जो है कुछ जबानों में अवेलेबल था। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट का ये तो इंग्लिश का है। इसके अलावा भी मेरा ख्याल है 2 दर्जन के करीब या उससे ज़्यादा कुछ और ज़बानों में भी, यूनाइटेड नेशंस की तमाम ज़बानों में तो है, कुछ और में भी है। मैंने यूनेस्को से रिक्वेस्ट की कि उर्दू में भी इसका लोगो शामिल कर, उर्दू का लोगो भी हो जाए। और ये जो है उनके स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनके हेल्प से ये फाइनली ये उर्दू का इस तरीके से बना दिया गया। ये चूंकि ये यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तमाम कलर्स इसमें भी शामिल हैं, एग्जैक्टली वही है, सिर्फ ये उर्दू में आ गया। इसको ऑफिशियली किसी भी इवेंट में, रोशनी के इवेंट में जो कि यूनेस्को के थ्रू हो रहा है, उसमें यूज किया जा सकता है, ताकि इससे जरा सा लोकल टच आ जाता है और लोग मतलब अपनापन महसूस करने लगते हैं उस प्रोग्राम से। अब हम आ जाते हैं कि 2017 में तो ये सब डिसीजन हो गया कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हो। अब 2018 से ये भी तय हो गया कि 2018 से शुरू हो। और इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत से प्रोग्राम किए गए पूरी दुनिया में। घाना ने फर्स्ट म्यूजियम ऑफ लाइट और लाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज पे एक जो म्यूजियम साइंस टेक्नोलॉजी था उसको इनॉग्रेट किया। ऑकलैंड हार्बर ब्रिज, न्यूजीलैंड ने इस मौके पे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के मौके पे 16 मई को 12:01 रात में, मिडनाइट में ये वहाँ पे रोशन किया उस ब्रिज को। और इस पूरे साल में आइडियल 2018 600 इवेंट 87 कंट्रीज, मुल्कों में ऑर्गेनाइज किए गए। और लाइटिंग के ऊपर खासतौर से बहुत जोर दिया यूनेस्को ने। ये एक बहुत फिनिश लाइट आर्टिस्ट कारिकोला का फ्लैगशिप इवेंट है वो यूनेस्को पेरिस में, जहाँ यहाँ से लेजर लाइट डाली गई, जो तमाम ये यूनेस्को की बिल्डिंग है और भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, सबको रोशन किया गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ज़्यादा उस साल जब शुरुआत हुई तो बहुत से इस तरह के लाइट से बेस जो है, उन्होंने लेजर लाइट डाल के बहुत सी बिल्डिंग्स को इल्यूमिनेट किया और बहुत खूबसूरत तरीके से
जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने काम किया उसके लिए। 2019 में उसका दूसरा अगला वो प्रोग्राम हुआ, उसका मेन थीम था इल्यूमिनेटिंग एजुकेशन। और इल्यूमिनेटिंग एजुकेशन इसलिए किया गया कि इंटरनेट जो है वो लेजर के बगैर मुमकिन नहीं था। ऑप्टिकल फाइबर और लेजर के इस्तेमाल से इंटरनेट आया बेसिकली, और उससे सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को एजुकेशन में मिलता है, इसलिए उसका टाइटल रखा गया इल्यूमिनेटिंग, थीम रखा गया इल्यूमिनेटिंग एजुकेशन। और इसमें बहुत से मतलब वो इत्तेफाक से इसको मैंने भी अटेंड किया था इस इवेंट को, जिसमें बहुत से अच्छे साइंटिस्ट आए थे, जिसमें आप यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ऑप्टिक्स ने वेलकम एड्रेस किया, एक और वेलकम एड्रेस किया डायरेक्टर अब्दुल सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स ने, और जॉन डडले जो चेयर हैं आइडियल स्टीयरिंग कमेटी के, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया। सर माइकल बेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और आईसीटीपी में भी वो डिस्टिंग्विश्ड लेक्चरर के तौर पे हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया कि रिपल्स जो फॉर्म होते हैं, इसमें आप एक पत्थर फेंक दें तो थोड़ी देर में पहले तो रिपल एक सर्कुलर फॉर्म होते हैं, उसके बाद बहुत देर के बाद ट्रायंगल्स कुछ फॉर्म हो जाते हैं बहुत से। उन्होंने, चूंकि ये मैथमेटिशियन हैं सर माइकल बेरी, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है उसको शो किया कि किस तरीके से ये जो है रिपल्स फॉर्म हो रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में, उसकी पूरी थ्योरी उन्होंने दी। बहुत से लेक्चर्स हुए, स्टूडेंट और स्टूडेंट भी इसमें शामिल थे, बहुत से सोसाइटीज थी स्टूडेंट्स की, उन्होंने भी अपने प्रेजेंटेशन दिए। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के जो प्रोफेसर जोसेफ निमेला हैं, जो कि इस वक्त वो भी इसके एक और चेयरमैन हैं आइडियल स्टीयरिंग कमेटी के, इन्होंने क्लोजिंग रिमार्क दिए। और ये बहुत अच्छा एक दिन का प्रोग्राम आईसीटीपी ने ऑर्गेनाइज किया था। उसी का एक ग्लिम्स है, ये प्रोफेसर जॉन डडले के साथ हम लोगों का, ये एक ईरानी साइंटिस्ट हैं और ये एक रशियन साइंटिस्ट हैं, अब अली अरबियो। और इसके कुछ मतलब स्टैटिस्टिक्स भी हमने दे रखे यहाँ पे। 605 टोटल इवेंट्स हुए, 70 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया इसमें, और 17 लाख लोगों ने तकरीबन पार्टिसिपेट किया इन इवेंट्स में दुनिया भर में, यह एक एस्टिमेट है। 2020 में भी जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें थीम्स 4 थे, टू ड्राइव फॉर क्लीनर एनर्जी, सस्टेनेबल फार्मिंग, हाई स्पीड कनेक्टिविटी एंड बेटर डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। ये 4 इश्यूज को ज़्यादा हाईलाइट किया। वैसे मतलब फ्रीडम दे रखी थी यूनेस्को ने कि और तमाम जो उनके टॉपिक्स हैं उन पे भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। कोविड की वजह से 19 की वजह से इसके ऊपर काफ़ी असर पड़ा। 25% कम लोगों ने रजिस्टर किया उनके वेबसाइट पे प्रोग्राम के लिए, और 83% इवेंट जो है ग्लोबली और 16 मई को ऑनलाइन या वर्चुअल मोड में किए गए, जबकि पहले सब फिजिकल में हुआ करते थे। और ये सेलिब्रेशन जो है आइडियल 2020 और सी द लाइट का, ये 41,000 व्यूअर्स थे इसके इनकी वेबसाइट पे, और ये जो है वर्चुअल मोड में था, तो इसलिए 44% ज़्यादा हुआ कंपेयर टू 2019। टोटल 309 इवेंट्स 69 कंट्रीज में रजिस्टर किए गए 16 मई 2020 तक। उसमें ज़्यादातर कुछ तो हो गए, कुछ मतलब आगे के लिए पोस्टपोन हो गए, तो तकरीबन 7,50,000 पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया, एक एस्टिमेट है। 2021 में भी के लिए जो है इन्होंने यूनेस्को ने ये किया कि बहुत से नए रिसोर्सेज भी उन्होंने दिए, जो कि फ्रीली इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसमें लोगो शामिल हैं, वीडियो लेक्चर शामिल हैं, फ्लायर्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, और स्पीक रिसोर्सेज शामिल हैं, सी द लाइट रिसोर्सेज। ये सब रिसोर्सेज जो है बगैर परमिशन लिए हुए
वो यूज किए जा सकते हैं। उन्होंने खास तौर से ये कोशिश की कि किस तरह से पब्लिक को एंगेज किया जाए, साइंस और सोसाइटी को किस तरह, साइंस को सोसाइटी में किस तरह लाया जाए। और उन्होंने जो है आपस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे किया जाए, मतलब की हेल्प की वजह से हेल्प लेकर किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने इसलिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से एग्रीमेंट भी किया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ने। और इस ताकि वो जो है, जो कि उससे फायदा उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने सोचा कि इससे जो है लोगों को ज्यादा अवेयरनेस होगी टेक्नोलॉजी और डिजाइन में, और एनर्जी एफिशिएंसी को अचीव करने में, एनर्जी लॉसेस को कम करने में, लाइट पॉल्यूशन को कम करने में। क्योंकि लाइट पॉल्यूशन को कम करने से फायदा ये है कि डार्क स्काईज होंगी, और डार्क स्काई से फायदा ये होगा कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सो ऑन। यूनेस्को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2021 का एक ट्रस्ट साइंस कैंपेन भी शुरू हुआ, जो कि 16 मई को ये शुरू हुआ था और ये दिसंबर तक चलेगा। अब तक जो है, कल तक इसमें 4732 लोग जो है प्लेज ले चुके हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया साइंटिस्ट ने, और मजीद जो है ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसमें ये अंग्रेजी में जो है, ये उसकी लैंग्वेज है, ट्रस्ट इन एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक फैक्ट is essential for providing sustainable solution to today's challenges. By adding my name to this declaration and pledge, I recognize the key role that scientific research and discovery plays in in improving quality of life for all. I pledge to trust science. तो मेरी गुजारिश है कि चूंकि मैं खुद साइन कर चुका हूँ, ये गुजारिश है कि आप लोग भी जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये ज़रूरी है कि साइंटिस्ट जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उसका असर आम पब्लिक पे भी पड़ेगा, और जो आम पब्लिक में जो वहम एक तरीके का है वो वहम ख़त्म होगा बहुत साइंस के खिलाफ। क्योंकि ख़ासतौर से ये देखा गया कि कोविड-19 के ज़माने में बहुत सी मतलब तरह की अफवाहें उड़ी, और कि ये वैक्सीन ख़राब है, और ये बहुत से लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है जबकि लोगों में साइंटिफिक आउटलुक पैदा हो, और इस तरीके की को फ़रोग़ दिया जाए कि लोग मतलब इस तरह का प्लेज भी लें और दूसरों को भी बताएं कि क्यों ये ज़रूरी है। ये सब जो है जस्ट यूनेस्को के साइट से हमने लिया है कि किस तरह मतलब आप ये ट्रस्ट साइंस का प्लेज क्यों पब्लिक को एंगेज करने के लिए, साइंटिफिक लिटरेसी के लिए ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है, सो ऑन। और मैंने जो है ये यूनेस्को के इंटरनेशनल कमेटी के चेयरमैन ने मुझसे ये कहा कि आप कुछ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा दीजिए। तो मैंने इसको तकरीबन 9 हिंदुस्तानी लैंग्वेजेस में, ज़बानों में, और एक फ़ारसी में, टोटल और पूरा 24 ज़बानों में पूरा है इसका ट्रांसलेशन मौजूद, जिसमें 5 तो यूनाइटेड नेशंस के ज़बाने हैं और 10 ज़बानों में मैंने ट्रांसलेशन करा दिया, जिसमें उर्दू को भी मैंने समझा कि उर्दू का अहम रोल होना चाहिए, और ख़ास तौर से ही उर्दू में होगा तो लोग कम से कम वो लोग जो कि अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं वो इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा हिंदी, बंगाली और भी ज़बानों में है। तो यहाँ पे हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे मौका दिया कि इस गुफ्तगू में पार्टिसिपेट आप लोगों ने किया, और मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने जो है एक मुख्तसर खाका रख दूँ कि एक मुख्तसर एक बयान कर दूँ कि किस तरीके से
रोशनी की अहमियत को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट से अब हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट की तरफ आ गए। और इस 7 सालों में दुनिया में क्या क्या किया गया, और अब हम 2022 के लिए आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं। अगर इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊं आपको कि अगर आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के साइट पे जाएं तो आपको बहुत से मवाद वहाँ पे मिल जाएंगे एजुकेशनल, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, और उसको बच्चे स्कूल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल को इस्तेमाल करके किस तरह से आप वेदर के बारे में जानकारी मालूम कर सकते हैं। बच्चों ने बहुत यूरोप वगैरह में काफ़ी स्कूलों में इस तरह की चीज़ें डिवाइसेस बनाई हैं इसी इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के मौके पे। और एक किताब भी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के, उसमें तकरीबन 100 एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिए हैं ऐसे, जिसको यूज़ करके लाइट से मुताल्लिक, जिसको यूज़ करके लोग जो है काफ़ी मतलब मालूमात खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2022 के लिए वेलकम भी कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें। जो स्कूल हैं उनको हमने बहुत कोशिश की हिंदुस्तान में इसको कहीं बहुत से चीफ मिनिस्टर्स को भी मैंने पास्ट में लिखा है कि आप लोग कराइए ये प्रोग्राम, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उसका कितना असर हो रहा है। उतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये भी बता दूं कि हिंदुस्तान जो है एक ऐसे इस पूरे एशिया में सबसे टॉप पे रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट में और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट में भी। चाइना में भी इतने इवेंट नहीं ऑर्गेनाइज हुए थे जितना हिंदुस्तान में हुए थे। तो लेकिन ज़रूरत इसकी भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और भी इसको पॉपुलराइज करें, बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ख़ास तौर से उनको भी शामिल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको सोचने का मौका मिले। काजी साद अजहर साहब को मैंने कई दफ़ा सुना है, वो नई नई जो फेयर कराते हैं उसमें नए नए इनोवेशंस बच्चों से करवाते हैं, बच्चों को तरगीब देते हैं इनोवेशन करने के लिए। बहुत से लाइट बेस्ड, ज़्यादातर बहुत सारे इनोवेशन लाइट बेस्ड होते हैं। तो अगर आप इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ लाइट के साइट पे जाएं तो बहुत सा आपको लिटरेचर मिल जाएगा जो कि बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी देखा जा सकता है कि दूसरे मुल्कों में बच्चों ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, कैसे किए हैं। और यूरोप ने तो ये फोटोनिक्स को बहुत बड़े पैमाने पे अपने स्कूलों में अपने कोर्स में रख रखा है, क्योंकि फोटोनिक्स जो है ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स 20वीं सदी की थी, फोटोनिक्स 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी है। इसलिए लाइट का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुक्रिया बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, इंतहाई मालूमाती पेशकश के लिए मजीद शुक्रिया। ये जो आपने इंटरनेशनल यानी यौम रोशनी 2015 से जो शुरू हुआ और 2021 तक का जो अहाता किया, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। तो इससे हम सब बड़े फैज़याब हुए और ख़ास करके रोशनी की अहमियत पता चली। अब तक तो रोशनी की अहमियत बस यही जानते हैं कि बल्ब जलाया और रोशनी हो गई, बंद कर दिया, रोशनी चली गई, बस इतना सा पता। वैसे रोल तो बहुत ज़बरदस्त है रोशनी का। और ये जो आपने एक साइट दी हुई है www.trustscience.org, तो मेरी सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि भाई सब लोग जो है इसको ज़रा साइट पे जा कर के और उस पर साइन कर दें कि भाई हमें साइंस पे एतमाद है, हम चाहते हैं साइंस जो है इंसान के काम आए, इंसान की बेहतरी के लिए काम आए। तो अच्छा इस तरह से एक रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो ज़रूर पूछें, मोस्ट वेलकम। जाहिद साहब मौजूद होते हैं, किसी को अगर कोई सवाल करना है तो बिस्मिल्लाह। चाहे तो अभी पूछ सकते हैं, अगर बाद में भी कोई सवाल आए जहन में तो बाद में भी
कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा जो है हाजिर हूँ इसके लिए। हाँ नहीं, बाद में पूछ सकते हैं, सबके पास जो है ये है ही हमारी अंजुमन, जी किसी पे सवाल पूछ लें, जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो एक बार फिर मैं आपको अलीगढ़ की शाख की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ एक अच्छे लेक्चर के लिए, कि जो बहुत ही मालूमाती था, कि जिसने कम से कम ये तो बताया कि दूसरी कौमें जो हैं वो हमारे साथ इतना ताज्जुब नहीं बरत रही हैं, कम से कम हमारे काम को हाईलाइट तो कर रही हैं। जी इस सिलसिले में अगर आपको ध्यान हो कि वंस अपॉन ए टाइम जब ये एनसीईआरटी की किताबें शुरू हुई थी, जी मैथमेटिक्स की खास करके मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में भी होता होगा यकीनन, कि जो मैथमेटिक्स की किताब होती थी 10वीं 11वीं की और 9वीं की, तो इनमें कवर पेज पे बैकग्राउंड पे किसी न किसी मुस्लिम रियाजीदां की तस्वीर जरूर होती थी, अच्छा जी और अंदर भी जहां कहीं कोई ऐसी चीज आती थी तो नो डाउट ये अपने भी करते थे, आर्यभट्टा वगैरह भी करते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मुसलमान साइंसदान का रिप्रेजेंटेशन होता था। अब आज देखिए आप, सारे मिटा दिए, जी तो कम से कम ये यूरोपियन जो है इस मामले में तो हमसे बेहतर है, कि जी 1000 साल पुरानी हमारी जो रिवायत थी, जो चला आ रहा था, उसको उन्होंने हाईलाइट करके जिंदा कर दिया। हमने तो नहीं किया, हमारे किसी मुल्क ने तो नहीं किया इसको जिंदा। जी और बहरहाल इसमें कोताही हमारी भी है। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगा यहाँ सबसे, चूंकि सब अपने ही लोग हैं, फिर जब प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब को नोबेल इनाम मिला फिजिक्स में, तो हर शख्स ने हार पहनाए, हर शख्स ने इनवाइट किया, हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी में उन्हें इनवाइट किया और हमने भी उन्हें बड़ा भारी रिसेप्शन दिया कैनेडी हॉल वगैरह में। तो इसी तरह से होते होते वो सऊदी अरब पहुंचे, वहां की हुकूमत ने भी भाई उन्हें बड़ा वो किया, बहुत उनकी आओ भगत की, बड़ी खातिरदारी की। तो उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि देखिए भाई, आप लोगों के पास माशाल्लाह बेताशा पैसा है, खूब सारी रकम है, आप जो चाहे कर सकते हैं, तो आप ऐसा करिए कि एक साइंस की एकेडमी खोलें, और उस साइंस बिल्कुल जैसे आईसीटीपी है उसी स्टाइल पे, कि आप उसमें ये कीजिए कि जितने भी मुसलमान मुल्क के लोग हैं, मुस्लिम ममालिक जितने हैं, उनमें जितने मुसलमान साइंसदान हैं, वो आपके यहाँ आए, विजिट करें, 1-2 महीने रहे, आपस में इंटरेक्ट करें, फिर अपने मुल्क चले जाए वापस। जी तो 50 साल के बाद या 40 साल के बाद आपके पास एक लॉट होगी मुस्लिम साइंसदानों की, जी है ना, क्योंकि वो आपस में सब इंटरेक्ट करेंगे, वहां आएंगे और चले जाएंगे। तो उन साहब का जवाब ये था, उन बादशाह सलामत का, कि भाई हमें तो जिसकी जरूरत होगी हम पैसा देके बुला। जी तो हमारा रवैया ये है, और देखिए दूसरी कौमों का रवैया, कि उन्होंने हमारी रिवायत को जो है जिंदा किया। ये जो 1001 इन्वेंशन वाली बात है, ये बड़ी जी मशहूर चीज है, जो जी बाकायदा उसकी बेतहाशा वीडियोस हैं, बुक्स हैं, और जो दूसरे लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। जी तो ठीक है, उसमें कुछ मिस्री शामिल है, कुछ ईरानी शामिल है, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट तो उन्हीं लोगों का है। तो क्यों ना हम में से कोई शख्स जो है इस तरह की चीजों में आगे बढ़े और कुछ शुरुआत करे, क्योंकि ये तो हम बहुत सुनते चले आ रहे हैं कि हम ये कर चुके हैं। जी अब मसला ये कि अब हम अब क्या कर रहे हैं, ये चीज अहम है। नो डाउट हमारा माजी तो बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, हाल और मुस्तकबिल का कवाड़ा है, तो उस हाल और मुस्तकबिल को संवारना है किसी तरीके से। तो जाहिर है हम आप तो अब उस एज ग्रुप से निकल चुके हैं जो दौड़ में हिस्सा लें, बस पीछे लोग जो हैं हमारे, उनको हम चढ़ा सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके इजाजत हो तो मैं एक इसी सिलसिले में एक और बात बताऊं। जरूर जरूर जरूर। ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब के निस्बत से सन 1998 यानी 99 में उनके सनिल्ला हिंदुस्तान आए, उनके इंतकाल के बाद। जी जी जी। और वो पूरे हर जगह गए जहां जहां प्रोफेसर अब्दुल सलाम गए थे, कि उनकी तकरीरें मिल जाएं उनको जो उन्होंने की थी। जामिया भी आए थे, अलीगढ़ भी गए होंगे, और जगहों पे भी गए होंगे जहाँ पे तकरीरें उन्होंने की थी। मास कम्युनिकेशन सेंटर ने हमारे जो है वो प्रिजर्व कर रखा था, उनको दे दिया। तो उस वक्त वाइस चांसलर जनरल जकी साहब थे हैदराबाद के, हाँ हाँ। तो उन्होंने
मुझसे कहा कि आप इनसे डिस्कस कर लीजिए, आप अपने यहाँ ले जाइए। मेरा छोटा सा कंप्यूटर सेंटर था उस वक्त, मैं उसका डायरेक्टर था, तो वहाँ पे उनसे बड़ी बात हुई। तो एक मैं तस्करा मतलब एक बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जो कि शायद किसी को शायद ना मालूम हो। उन्होंने बताया कि नोबेल प्राइज मिलने से 1 साल पहले वो हिंदुस्तान आए थे, जामिया भी आए थे, अलीगढ़ भी गए थे उस वक्त, जी जी और उन्होंने इंदिरा गांधी से मुलाकात भी की। उस वक्त प्राइम वजीर आजम थी वो। इंदिरा गांधी जो है उनके सामने सोफे पे नहीं बैठी, कारपेट पे बैठी नीचे। उनका इतने बड़े साइंसदान के सामने मैं साथ कैसे बैठ सकती हूँ, अपना कारपेट पे बैठ गई। और उनसे पूछा कि आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे, तो उन्होंने जो भी है चाय या कॉफी बता दी। इत्तेफाक से इंदिरा गांधी का जो चाय बनाने वाला वो था शख्स था, वो चला गया था। उन्होंने अपने हाथ से कॉफी बनाई और उनको दिया। अब इंदिरा गांधी उनसे ये कहा, जब आपको, क्योंकि इनका नाम कई साल से नोबेल प्राइज के लिए आ रहा था, उनका जब आपको नोबेल प्राइज मिले तो सबसे पहला हमारा स्टैंडिंग इनविटेशन आपके लिए है। तो जिस दिन इनको रात में इनको नोबेल प्राइज की खबर मिली और वो इंदिरा गांधी को जैसे पता चला कि इनको नोबेल प्राइज मिल गया है, इमीडिएटली यहाँ से एक इनविटेशन चला गया वहाँ अब्दुल सलाम साहब के यहाँ। वो इंतजार करते रहे कि जो पाकिस्तानी सिटीजन है वो पाकिस्तान से मिले, अगर हम हिंदुस्तान चले जाएंगे तो बड़ी नाराजगी होगी। हाँ, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन बाद कहलवाया वहां पे कि हमें हिंदुस्तान से एक इनविटेशन मिला है, तब जाके उनको इनविटेशन वहां से आया। तो वही ये तो है जनाब जी, तो वही उन्हीं के इलाके का एक शायर कह गया है ना, उबैदुल्लाह अलीम, कल मातम बेकीमत होगा, आज उनकी तौकीर करो। देखो खूने जिगर से क्या क्या लिखते हैं अफसाने लोग, जी, बाद में करते हैं कदर, जिंदगी में कौन कर रहा है। और बहुत उनके बहुत शुक्रिया जी। उनकी जिंदगी में भी उन्होंने अपनी जो किताब है उसमें लिखा है कि जब मैं हाई स्कूल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, जी जी जो बहुत बड़ा बोर्ड हुआ करता था उस जमाने में, तो झंग जिस शहर के थे वो, उसके हलवाइयों ने ये कहा कि हमारे शहर के एक बच्चे ने जो है टॉप किया है पूरे में, तो मिठाई सबके लिए फ्री 1 दिन के लिए। तो उन्होंने कहा कि मतलब चूंकि सब हमारे ही लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा, कहने लगे कि ये देखिए इन लोगों की इल्म दोस्ती देखिए हाँ, यही तो जरूरी है कि ना। इस तरह की चीजें करते हैं कि मतलब पूरे शहर वालों के लिए मिठाई फ्री उस दिन की, जितनी चाहे जो खा ले। तो ये प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने अपने उसमें बहुत दफा इसका तस्करा किया है। जाहिर सी बात है। तो ये 2 वाकयात मैं सुनाना चाहता था कि आप ही के तवज्जुह से जो आपने उनका नाम लिया। हाँ नहीं भाई, हम कहाँ कदर कर पाते हैं ढंग से अपनी पार्टी की, यही तो मसला है ना। चलिए जनाब, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी। एक बार फिर शुक्रिया कि आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। शुक्रिया आप लोगों का। अब मोहित साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत उम्दा लेक्चर था। कहना ये चाहेंगे कि हमको भी कुछ बोलना है, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बिल्कुल सरसरी एक अपनी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल बिस्मिल्लाह। मेरा टॉपिक है कि लेज़र के बारे में अभी बात हो रही थी, लेज़र ही की, कि जिस दिन लेज़र ईजाद हुआ था उसी दिन से ये बात, ये दिन मनाने का फैसला किया गया। तो दुनिया मेडिकल साइंस में धमाकाखेज फनी इनकलाब आया, और लेज़र हम जैसे जानते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म है, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाय एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन ऑफ, आर से रेडिएशन। ये हम लोगों ने उसका मुखफ़्फ़फ बनाया है, वो लेज़र। अब लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मौजूदा दौर में आप सब जानते हैं कि तफरीह में, तामीरात में, मवासलात में, ऑटोमेटिव में, हवाबाजी में,
तालीम में, रोबोट में, खुला में, जंगी असलहे और मेडिकल साइंस में। तो लेज़र की कुछ किस्में भी हैं और तकरीबन 10 किस्में हैं, जिसमें हम नाम गिना देते हैं सिर्फ कि गैस लेज़र होती है, कीमियाई लेज़र और भी किस्में हैं। एक मिनट, ये फाइबर लेज़र है, नीम ईसाली लेज़र या सेमी कंडक्टिव लेज़र है, और फिर ये बिलोरी लेज़र है यानी फोटोनिक क्रिस्टल और डाई लेज़र है। उसके बाद नेक्स्ट फिर फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र है और एक्सोटिक मीडिया है। इसके बाद मेडिकल फील्ड में असल में लेज़र का इस्तेमाल हमको बोलना है, उस सिलसिले में ये बताना है कि कौन कौन से लेज़र यहाँ इस्तेमाल होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र होता है, ये लेज़र इंफ्रारेड शुआएं पैदा करती है और ये काफ़ी ताकतवर और मुतवातिर मौज पैदा करती है। डायोड लेज़र है, इस लेज़र का इस्तेमाल मुख्तलिफ तिब्बी मुआयनों में होता है। सर्जरी और ज़ियाई हरकियात यानी फोटोडायनेमिक्स में होता है। खुसूसियात इसकी है कि सर्जरी के वक्त खून के बहाव में कमी पैदा करता है, दर्द में और सूजन में कमी लाता है, बाफ्तों को काटने, सरतानी खुलियों को हटाने में मददगार होता है और बहते खून में इंजमात पैदा करता है। और इसके अलावा फिर डाई लेज़र है। तो डाई लेज़र में ये खास करके इस्तेमाल होता है डायग्नोसिस में और यूरोलॉजी में, लेज़र एंजियोप्लास्टी में और थर्मोस्टेसिस में और वस्कुलर लीजन में। और एक्साइमर लेज़र इस्तेमाल होता है, ये किस्म का अल्ट्रावायलेट लेज़र है जो आंखों के ऑपरेशन में काम आता है। फाइबर लेज़र है, ये ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इस्तेमाल होता है और मखसूस अनासिर जैसे नियोडाइमियम और प्रेसिडाइम और एर्बिन और डिस्प्रोरियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। गैस लेज़र होता है, एक मखसूस चैम्बर में गैसों को महफूज शक्ल में रखा जाता है, बाहर से वोल्टेज बढ़ाकर एटम और मॉलिक्यूल को मुहर्रिक बनाकर रोशनी पैदा की जाती है। फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र होता है जो तेज रफ्तार बरक़ियात को मकनातीसी ढांचे से गुजार कर तैयार किया जाता है। दूसरा है ठोस लेज़र यानी सॉलिड स्टेट लेज़र। ये आम लेज़र है जिसमें दो जुज़्व यानी बसरी और बरक़ी एक बक्स में होते हैं, जिसमें दोनों किनारों पर कोरवी आईने से के दरमियान क्रिस्टल मीडियम के जरिए रोशनी इरसाल करके तेज व तिन शुआ भेजी जाती है। लेज़र का बिला झिझक इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में, डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में, मेडिकल और सर्जरी में। और लेज़र को चूज किया जा सकता है इसके अमवाज के वेवलेंथ से। तो डायोड, क्रिप्टन ब्लू, फ्रीक्वेंसी डबल, आर्गन ग्रीन, आर्गन ब्लू, इनकी सब उसको इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब लेज़र के जरिए तिब्बी नतायज का हुसूल क्या होता है? फोटोकेमिकल इफेक्ट्स से शुआओं के जरिए नसीजों को तराशा जाता है, ज़ियाई हरकियात से इलाज किया जाता है, हरारती नतीजा यानी थर्मल इफेक्ट्स या फोटो वेपोराइजेशन या आयोनाइजिंग इफेक्ट के जरिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद मसूड़ों और दांतों के इलाज में इस्तेमाल होता है, जैसे लेज़र रिमूवल ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, ट्रीटमेंट ऑफ गम डिजीजेस, डेंटल पिगमेंटेशन और डेंटल केरीज को खत्म किया जा सकता है लेज़र से। लेज़र असल में महफूज और बाअसर मुतबादिल है। जिस्म के ज्यादा चर्बी को हटाना जैसे लाइपोसक्शन, फिर फेशियल सर्जरी
चेहरे पर कील मुहासों को हटाया जाता है, नाक की सर्जरी, नोज सर्जरी, तोंद की सर्जरी, एब्डोमिनोप्लास्टी और ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस, फेशियल हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को हटाया जाता है चेहरे पर से। इसके बाद जिल्द की बीमारियों में, स्किन डिजीजेज में भी इस्तेमाल होता है। आंखों के अतराफ स्याह धब्बे, डार्क सर्कल्स आंख के चारों तरफ बन जाते हैं, उसको भी हटाया जाता है। और अगर फजूल बाल या गैर जरूरी बाल अगर आ गया तो उसको हटाया जाता है। फेशियल ब्लिस्टर रिमूवल, चेहरों पर कील मुहासे ये इनको हटाना होता है। और कभी कभी ऐसा होता है बर्थ मार्क और निशानात जो पड़ जाते हैं उसको हटाते हैं, कील और मुहासे को हटाते हैं। सर की बात बीमारियों जैसे स्काल्प डिजीज, जो खाल में, सर के खाल में जो बीमारियां हो जाती हैं उसको, उसमें इस्तेमाल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बालखोरा एक चीज होती है, यानी कहीं कहीं पर से बाल उड़ जाता है जिसको एलोपेशिया कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है। और सोरियासिस, स्किन की बीमारी जो होती है उसमें, और जैसे रिंकल, टैटू, ये सब हटाए जाते हैं। आंखों के इलाज में लेजर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। लेजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंखों के इलाज में जिन चीजों में हम लोग करते हैं वो ये है, ज़ियापत डायबिटीज में आंख के पर्दे में रिश्ते खून को रोका जाता है। आंख के शरियानों और वरीदों में रुकावट पैदा होती है, उसको ठीक किया जाता है। और रेटिना के फटने का इलाज भी किया जाता है। और मैकुला के इसमें ज़ुमूर में इसका इलाज होता है। और इनेताफी सर्जरी यानी रिफ्रैक्टिव सर्जरी में, जैसे मायोपिया वगैरह में इसका इस्तेमाल बहुत होता है। आंख के अंदर अगर कोई रसौली है उसको निकाला जाता है, ग्लोकोमा के इलाज में और कैंसर के इलाज में, आंखों के कैंसर के इलाज में। लेजर और आंख का इलाज के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ी बात हम लोगों की ज्यादा इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि आंख जो है हमारा खुद बसारती आला है, ऑप्टिकल डिवाइस है। हम आंख के जरिए देखते हैं कि किस चीज को क्या करना है। और डार्कनेस में या अंधेरे में कहीं लेजर का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि आंख से देख के करते हैं। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है इस वजह से। और सर्जरी जो भी करते हैं वो ब्लेडलेस होती है, चाकू लगाने की जरूरत नहीं है। ये लेजर से ही उसकी जर्राही की जा सकती है और इसको काटा जा सकता है। और आसान होने की वजह से इतना आसान होता है कि ओपीडी में भी ये इस्तेमाल होता है आमतौर पर। कोई इसके लिए ऑपरेशन थिएटर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। आंख के मुख्तलिफ तो जानते हैं आप पार्ट्स इसके। और इसके बाद ये देखें, आपका फंडस है, नॉर्मल आंख का पर्दा है, ये रेटिना आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल जो रेटिना है उसमें देखिए कि ये खून के धब्बे हैं, इसमें जो खून रिस रहे हैं रेटिना में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, उसमें इसका इलाज होता है। कैसे इलाज हो जाता है वो देखिए कि जैसे ये दो तरह के आमतौर पर डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। एक होती है नॉन प्रोलिफेरेटिव और दूसरी होती है प्रोलिफेरेटिव। नॉन प्रोलिफेरेटिव में होता यह है कि जगह जगह पर धब्बे हो जाते हैं खून के, और दूसरी जगह प्रोलिफेरेटिव में खून के धब्बे होते हैं और इतने धब्बे होते हैं कि जब वो खून सूखता है वहां का तो रेटिना पर्दे को उधेड़ देता है और इसको कहते हैं रेटिनल डिटैचमेंट, और वो होता है पैरेड। उसके बाद डायबिटीज में लेजर का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, देखते हुए कि कहाँ पर लेजर शॉट्स डालनी है, और देखते हैं आंखों के शरियानों और वरीद में रुकावट जहां पैदा होती है, इस तरह से उनका इलाज होता है। ये आंख के पर्दे हैं। और इसको देखने के लिए जैसे सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, आंख के रेटिना के 10 तहें होती हैं। उसमें कभी कभी उसमें कोई मवाद जाके जमा हो जाता है या रिश्ता रहता है पानी जैसी चीज, तो रेटिना जो मैकुला जो है वो उभर जाता है। उसमें भी ये इससे इलाज करते हैं लेजर से। और उसको देखने के लिए फंडस फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी करते हैं। पहले जैसे हार्ट में एंजियोग्राफी होती है, इसी तरह से
आंख में भी फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी होती है। देखते हैं कि कहाँ से कहाँ लीक कर रहा है, उसको लेजर शॉट से उसको सील कर देते हैं और इस तरह से इलाज होता है लेजर से। और ये नई चीज है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये भी बड़ी मदद करता है। ये देखते हैं आप, ये सारी तहें देख रहे हैं आपके ऊपर की स्लाइड में, जिसमें 10 तहें हैं इसकी रेटिना की, उसमें कैसे कहाँ जमा हो जाता है फ्लूइड, ये राइट साइड में आपने देखा, और कहाँ मैकुलर होल हो गया है, ये जहां पर ये पूरा जो सतह थी वो फट चुकी है और एक सुराख बन गया है लेफ्ट में जी। और दूसरा जो बहुत कॉमन डिजीज आजकल हो गई है, क्योंकि हम लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, तो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने लगा है। यानी मैकुला पे लाइट फोकस नहीं होती है और वहां डिजेनरेट या जुमूर पैदा होता है, उसमें भी उसमें भी लेजर का इस्तेमाल होता है। अब ग्लोकोमा में होता यह है कि फ्लूइड बनता रहता है आंख में, जो कॉर्निया को और दूसरे स्ट्रक्चर को, लेंस को, ये फ्लूइड जो कहलाता है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर ज्यादा बनने लगता है तो वो प्रेशर, आंख का बॉल जो है, आंख के बॉल के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, इसको ग्लोकोमा कहते हैं, जिससे पीछे की तरफ ऑप्टिकल नर्व जो है उस पर प्रेशर पड़ता है और इस वजह से रोशनी जाती रहती है। तो उसके लिए बाईपास बनाते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा कि अगर टंकी में पानी जा रहा है और अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो पानी बाहर आता है, उसी तरह से आंख में अगर ये ड्रेन होता ना रहे ये एक्वस ह्यूमर, तो होता ये है कि ये फिर वो प्रेशर बढ़ जाता है और बाहर बहने लगता है। तो आंख में भी प्रेशर बढ़ने से ये नुकसान पैदा होता है, इसलिए लेजर से बाईपास बनाया जाता है और फिर ड्रेनेज उसका ठीक किया जाता है। ये इस तरह से लेजर की जो रेज है उससे सुराख किया जा रहा है, ये बाईपास में बनाया जा रहा है। और अब मोतियाबिंद, ये मोतियाबिंद है, सफेद हो गया है बिल्कुल, ये कैटरेक्ट जिसको कहते हैं। तो कैटरेक्ट का भी इलाज लेजर से होता है, लेकिन ये फेमटो लेजर है, ये बहुत कम है, पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम मशीन ऐसी है जिससे सेक्शन बनाया जाता है कॉर्निया का, लेकिन और लेंसेज जो हैं वो लेंस मैटर को फेको इमल्सिफिकेशन से निकाल लेते हैं और वहां लेंस इम्प्लांट करते हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि जो कैप्सूल हम लोग छोड़ देते हैं उसमें कभी कभी ओपेसिटी आ जाती है, तो लेजर बीम से उसमें सुराख करते हैं। ये भी लेजर का इस्तेमाल यहाँ भी है। और रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी दूरबीनी या नजदीक बीनी में भी कभी कभी लोग चाहते हैं कि चश्मा ना लगाएं, तो उनके लिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है, जिसको कहते हैं लेसिक या लासिक या PRK, ये सब करते हैं। तो ये लेजर के बारे में मुख्तसर सा तारुफ हमने कराया, और लेजर पे रिसर्च जारी है और दिन ब दिन उसमें तरक्की होती जा रही है। और इसके लिए बहुत ही खूबसूरत ये शेर है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने बड़े बर्दाश्त के साथ सुन लिया मुझे। माशाल्लाह, बहुत उम्दा आपने बताया। नहीं, लेज़र का इस्तेमाल मुख्तलिफ बीमारियों में कैसे होता है और क्यों कर लेज़र की अहमियत है आँख के लिए। वैसे तो लेज़र की अहमियत बहुत जगह है, लेकिन लेज़र जो है यानी आँख जो खासा नाजुक हिस्सा होता है जिस्म का, उसकी भी सर्जरी जो है या उसकी भी जो बीमारियां हैं वो लेज़र के ज़रिए किस तरह दूर की जा सकती हैं, ये हमें अभी शम्स साहब ने बताया। बल्कि नाम ही इनका शम्स है, तो इन्होंने रोशनी डाली इसके ऊपर बाकायदा अपने नाम के हिसाब से। और वैसे अगर आप देखें तो आँख जो है अल्लाह की बहुत सी नेमतों में से एक अहम नेमत है। तो हम जितना भी शुक्र अदा करें, अल्लाह का कम है कि उसने हमें बीनाई बख्शी है। कुरान में आता है फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, हम किन किन नेमतों की को झुटलाएंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की।
और जैसे अभी पहला लेक्चर हुआ तो उसमें भी रोशनी का ही सिलसिला था, ये भी आंख की बीनाई के बारे में यानी रोशनी के बारे में ही है। तो कायनात में अगर देखें तो सारा खेल रोशनी ही का है। अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द, ये छोटी सा बड़ी सी आयत का एक छोटा सा हिस्सा है। सूरह नूर की ये बड़ी सी आयत है, उसका ही छोटा सा हिस्सा है कि अल्लाह नूरु समावाते वल अर्द। तो अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि भाई ये लाइट जो है कोई बड़ी अहम चीज है। अब वो अलग बात है कि हम अब जाकर उसे रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इतनी अच्छी मालूमात देने का, बल्कि दोनों ही मुकर्रिरीन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सेक्रेटरी साहब आपके हवाले माइक, अब आप बताएं क्या करना है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ आप लोगों ने हम दोनों को बर्दाश्त किया। नहीं हमने तो करनी है, हम तो सदर है, हमें कहाँ जाना, बकिया इसीलिए तो आपको निगहबान बना दिया गया था सदर साहब। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लाए और सुना, और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। और अगले कोई और साहब होंगे, लेकिन अभी से बता दे रहे हैं 14 नवंबर का प्रोग्राम आप लोग हरगिज़ ना मिस करें, और बहुत जोश और जज्बे के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और जिसमें हमने वो टॉपिक रखा है कि डिजिटल दौर में आज के बच्चों का कल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम सब लोग इससे जूझ रहे हैं, और ख़ास करके हम एज ए नाई सर्जन हमको बहुत सुबह से शाम तक ये झेलना पड़ता है। और हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, लेकिन अब मजबूर हैं हम लोग, और हमसे ये चाहते हैं कि हम बच्चों को समझाएं कि मोबाइल ना यूज़ करे। मोबाइल ना यूज़ करे तो फिर वो क्लास कैसे करे। तो इस सिलसिले में काफ़ी और मोबाइल के और भी क्या नुकसानात हैं, ये सारी चीज़ों पर एक तफसीली बातें होंगी, और हमारे कम से कम 6 मुकर्रिरीन उसमें बोलेंगे। 14 नवंबर याद रखिए, वही 8 बजे से प्रोग्राम होगा, सुबह में होगा प्रोग्राम 10 बजे से 12 बजे और रात के 8 से 10। तो एक वेबिनार होगा, इस पे ज़रूर सब लोग तशरीफ लाएं, और अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो अपने मकालात का नाम, अपना वो हेडिंग वो भेज दें, ताकि हम अंजुमन फरोग साइंस ग्रुप में इसको डाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को कोई सवाल किसी के जहन में हो तो बताएं। बस जी एक ही सवाल है, अगर कोई बंदा राजी ना हो तो ये खातिम हाजिर है इंशाल्लाह। वाह, ये हुई बात कुछ। जी जी फरमाइए। तो मेरे ख्याल में अगर कोई सवाल